Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का यानी भूगोल का सेकंड लेसन में बाघ परियोजना के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। वन्य जीवन संरचना में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर है, यानी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों को के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानव बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ये तो हमने बाघ परियोजना के विषय में पढ़ा। अब हम वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के विषय में पढ़ेंगे। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए यानी सुरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है यानी मुश्किल है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता। कहने का अर्थ है जो आरक्षित वनों में क्या है, जो इमारती लकड़ियाँ पाई जाती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान होती हैं। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जा सकती है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। कहने का अर्थ है जिन वनों पर क्या है सरकार का नियंत्रण हो या व्यक्तियों का या समुदायों का, उन्हें क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात क्या है, आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण यानी वनों की सुरक्षा, वन संरक्षण की नीतियाँ
हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। वनों में भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण यानी सुरक्षा में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कहने का अर्थ है जो राजस्थान के गांव हैं वहाँ क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो खनन कार्य है वो बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे। कहने का अर्थ है वहाँ के लोग अपने आप वन्य जीवों की क्या है, सुरक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि ब्रोंदेव ढाको सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं, यानी वहाँ शिकार नहीं होता तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा। कहने का अर्थ है हिमालय के अंदर जो क्या है, जो पहले क्या है चिपको आंदोलन चलाया था, वो चिपको आंदोलन क्यों किसके लिए चलाया था, वो चिपको आंदोलन क्या है, पेड़ों की वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था, ताकि क्या है वनों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन क्या है जो हिमालय में क्या है, ये चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वनों की कटाई रोकने में नाकामयाब रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों को जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक यानी बड़े तौर पर हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। कहने का अर्थ है जो टिहरी के अंदर जो किसानों ने आंदोलन किया था, किसके लिए, बीज बचाओ, किसके लिए, जो हम रासायनिक खाद दवाई का जो प्रयोग करते हैं उसके बिना भी क्या है हम विविध अलग अलग प्रकार की फसल का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे क्या है आर्थिक रूप से कृषि का उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन यानी इकट्ठे होकर वन प्रबंधन कार्यक्रम अक्सरित वनों के प्रबंध और पुनः निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। कहने का अर्थ है ओडिशा राज्य ने क्या है संयुक्त वन प्रबंधन का यानी इकट्ठे होकर वन प्रबंधन का यानी वनों की सुरक्षा के लिए जो प्रबंध किया, सबसे पहला प्रस्ताव पास ओडिशा राज्य ने किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन अक्सरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। कहने का अर्थ है इनके लिए जो संयुक्त वन प्रबंध यानी इकट्ठा होकर क्या है वनों की सुरक्षा के लिए बचाव के लिए कार्य करते हैं। इसमें चाहे क्या है जो गांव के स्तर पर क्या संस्थाएं बनाई जाती हैं और उसके अंदर ग्रामीण और जो वन विभाग के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर इस पर कार्य करते हैं और इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। कहने का अर्थ है भी सफल तौर पर जब ये सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो जो वो इमारती लकड़ी है उसमें जो लाभ होता है उसके भी ये भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनः निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में
शामिल करना चाहिए, उनका प्रबंध करके, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। परंतु स्थानीय समुदायों के फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी भी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, जनता पर, और पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। आज हमारा सेकंड लेसन भूगोल का कंप्लीट हो चुका है, और जो मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे, और जो हमारा सेकंड लेसन है जो कंप्लीट हो चुका है उसको आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।